नमस्कार दोस्तों, 8 PM में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है और इस कमेटी में जो लोग हैं उनका बायोडाटा आप सबके मोबाइल में भी है, मेरे पास भी है। और ये जो तकनीक का दौर है इसने बहुत आसान कर दिया है। जब आदमी की कुंडलियाँ बहुत जल्दी निकाली जा सकती हैं। आज का हमारा जो बातचीत है उसका विषय है कि ये जो पूरी दाल है इसमें कुछ काला है या ये पूरी दाल ही काली है। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण डिसीजन पे हम चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं में सारे एस्पेक्ट्स को मैं शामिल करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। क्योंकि हमने कल भी इस बारे में चर्चा की थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी गरिमा को, उनकी इज्जत को, उनके सम्मान को पिछले कुछ सालों से लगातार ठेस पहुंच रही है। इसी वजह से संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आम आदमी का विश्वास उठता जा रहा है और ये विश्वास बनाए रखना इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है। और वक्त इन्हें ऐसे मौके भी देता है कि जब ये उस विश्वास को बहाल कर सकें, लेकिन फिर भी ये लोग कहाँ चूक जाते हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत गंभीर चर्चा है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं और बहुत मेहनत करके मैंने ये चीज़ें सारी निकालता हूँ ताकि कोई पहलू हमसे छूटे ना। दोस्तों आइए बात करते हैं, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस फोटो को आप पूरा जोर लगाकर अपने दिमाग पे सोचने की सोचें और सोचें कि ये आदमी कौन है। कुछ साथी इस पे इनको पहचान गए होंगे, कुछ साथी नहीं पहचान गए होंगे। मेरे ख्याल से अधिकतर साथी इनको नहीं पहचान पाए होंगे। चलिए दूसरा फ़ोटो देख लीजिए, इन्हीं शख्स का है। शायद हो सकता है फ़ोटो का हेर फेर हो गया हो। अगर आप इनको नहीं पहचान पाए हैं तो मैं बता देता हूं दोस्तों ये कौन है। इन शख्स का नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अब आप कहेंगे कि ये कौन है, आज तो इनका कोई नाम नहीं सुना है। ये हमारे भारत के लोकपाल हैं और 2019 से भारत की जनता का जो टैक्स है, भारत की जनता का जो रेवेन्यू है, जिससे हम सब चीज़ें खरीद के टैक्स जो भरते हैं, उसी टैक्स में से बहुत सारा हिस्सा देश के लोक सेवकों के पास जाता है। उन्हीं में से ये एक हैं भारत के लोकपाल। और भारत के लोकपाल का जो जिम्मेदारी है देश में भ्रष्टाचार को रोकना है। और इन लोकपाल को नियुक्त कराने के लिए आपको याद हो कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली के रामलीला मैदान में और एक जो शख्स थे वो छा गए थे पूरी भारत की मीडिया पे, हम सब के दिमाग पे। और उन जो शख्स हैं उनका नाम अन्ना जी था। बहुत सारे लोग उस आंदोलन में सक्रिय हुए। कुछ लोग तो मुख्यमंत्री भी बन गए, कुछ राज्यपाल बन गए, कुछ मंत्री बन गए। अन्ना जी नेशनल हीरो बन गए और उस आंदोलन के चलते यूपीए को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी, क्योंकि लोगों का विश्वास यूपी में पूरी तरीके से उठ गया था। और इसके बाद ये एक लोकपाल बिल आया, लोकपाल नियुक्त हुए और ये वो लोकपाल हैं। 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। क्या आप दिमाग पे पूरे जोर लगाकर कोई एक फैसला इनका बता सकते हैं जो लोकपाल बनने के बाद इन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया हो? दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो भारत का अन्नदाता अपना न्याय मांगने दिल्ली के दरबार में पहुंचा हुआ है, वो कुछ खेल आपको अब इस उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि किस तरह आंदोलनों को कुचला जाता है और कुचलने के बाद जो परिणति होती है उसकी क्या होती है। उनमें फिर निकल के आते हैं इस तरह की नियुक्तियाँ। हमने कल चर्चा में बात की थी कि जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आज ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो अपने विश्वास बहाली लोगों के बीच में कैसे करें। और ये लोगों की मजबूरियां हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के अलावा हमारे पास चारे क्या हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की एक मेंबर कमेटी बना दी है, होल्ड पे कानूनों को रख दिया है और कहा कि ये कमेटी उनको रिपोर्ट देगी। अब दोस्तों, इस कमेटी में जो लोग हैं, अशोक गुलाटी जी हैं, अनिल धनवंत जी हैं, PK जोशी जी हैं और भूपेंद्र सिंह मान जी हैं। ये 4 लोग कहाँ से सुप्रीम कोर्ट लेके आई है ये तो भगवान जानता है या सुप्रीम कोर्ट जानती है।
लेकिन ये 4 के 4 वो लोग हैं जो इन 3 कृषि कानूनों के समर्थन में तरह तरह के बयान दे चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। तो क्या ये संभव है कि एक पूरा विरोध में लोगों की एक जमात खड़ी है, लाखों लोग दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और उन कानूनों पे विचार करने के लिए ये 4 नाम सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लेकर आई है? ये बड़ा सोचने की बात है और यहीं से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है और जो विश्वास बहाली की हम बात कर रहे थे वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आज के दिन जो अनाज खाता है उसको बेवकूफ़ समझने की भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। और एक पुरानी कहावत भी है कि आप शाणे हो गए, लेकिन दूसरों को भावड़ा नहीं समझना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जो पूरा खेल है वो ये है कि दूसरों को बेवकूफ़ समझने की गलती की गई है। हालांकि फिर भी मैं कहूँगा कि संवैधानिक संस्थाओं के पास जाने के अलावा हमारे पास चारा क्या है? हाँ, कमेटी तो बन गई, ये सुनवाई भी करेगी, लेकिन अब 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि इस कमेटी के पास जाया जाए, अपनी बात रखी जाए, या एक इस कमेटी का बायकॉट कर दिया जाए। उसके अपने रिस्क हैं, उन पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 4 नाम आज सुप्रीम कोर्ट फाइनल कर रहा था तो 17 दिसंबर की अपनी बातचीत में उन्होंने खुद पी साईनाथ का नाम लिया था, वो उनको कैसे भूल गई? क्या सुप्रीम कोर्ट की याददाश्त कमज़ोर है? नहीं दोस्तों, किसी की कोई याददाश्त कमज़ोर नहीं है। एक्चुअली में यही कमेटी बनाई जानी थी। अब इस कमेटी का बहिष्कार लोग करेंगे या इस कमेटी से बातचीत करेंगे, 2 ही रास्ते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाओं द्वारा बनाई गई कमेटी हैं, भले ही हमें उन पर विश्वास ना हो, लेकिन हमें उनका बायकॉट कभी नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, सरदार भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह ने ब्रिटानिया कानून का सम्मान करते हुए उनके मंच का इस्तेमाल अपनी बात कहने के लिए किया और आज पूरी दुनिया उनको याद रखती है। उनको पता था कि ये जो न्यायपालिका है ये उनके साथ जस्टिस नहीं करेगी। उनको पता था कि ये न्यायपालिका उनको फांसी पे चढ़ाने के लिए काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बयानों को हर जगह पे लेके जाएं ताकि उनकी प्रोसीडिंग में आए और जब आने वाले समय में लोग शोध करें तो उनको पता चले कि सरदार भगत सिंह का ये नज़रिया था। उस समय जो देश के क्रांतिकारी थे वो क्या सोच रहे थे। यही हाल इस कमेटी के साथ है। भले इस कमेटी के 4 सदस्य अशोक गुलाटी जी एमएसपी पे काफ़ी बड़े बड़े इनके बयान हैं, आप गूगल करेंगे मिल जाएंगे। अनिल धर्मन जी के तो वीडियो पड़े हैं बहुत भारी भारी से। ये तो इसको एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपको सुनवा भी दूँ। अनिल धर्मन जी कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा और पंजाब के बरगलाए हुए किसान हैं। और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा में ये क्यों हो रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? अभी इन लोगों को ये आदत सी हो गई है कि गवर्नमेंट हमारा माल खरीदी कर रहा है तो बस यही दो हम क्रॉप्स लेंगे, हम सिर्फ गेहूं और धान उगाएंगे और गवर्नमेंट को बेचते रहेंगे। अभी हालत ये है कि ये गेहूं और धान के पहाड़ हो चुके हैं एफसीआई के गोडाउन्स में। जितना भी हमें ये लगता है बफर स्टॉक, उसके दुगना स्टॉक हमारे पास फिलहाल मौजूद है और उसका क्या करने का ये सवाल है। और इस पूरे एफसीआई की व्यवस्था में बहुत सारा नुकसान होता है। हजारों टन माल वो चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है, वो रखने के लिए जगह नहीं है, बारिश में भीग जाता है और झूठे सब आंकड़े तैयार करके हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस पूरी एक्सरसाइज में हो जाता है। हाँ, राजनीति तो है ही इसमें पंजाब गवर्नमेंट तो कांग्रेस की है और इन जानबूझकर इनको मालूम है ये खत्म नहीं हो रही है, मंडी खत्म नहीं रही है, फिर भी किसानों को ऐसा कहा जा रहा है कि आप बर्बाद हो जाएंगे, एमएसपी नहीं होगी तो कौन नहीं। तो इसमें राजनीति जरूर है और ये राजनीति अपोजिशन करेगा, हर पार्टी करती है तो ये भी करने वाले और कर रहे हैं। और पी के जोशी जी ये भी बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी के आर्टिकल लिखते हैं। अब
कैसी किसानी की समझ इनको प्रैक्टिकली है वो अलग बात है, लेकिन खेती के संबंधों में और 3 कृषि कानूनों के संबंध में इनके काफ़ी नेक विचार हैं और ये प्रकट भी करते रहते हैं। भूपेंद्र सिंह मान जी अभी कृषि मंत्री तोमर जी से ये मिले थे, ये भी शामिल किया गया है। लेकिन पी साईनाथ को फिर भी सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादा दिन तो हुए नहीं थे, याद रख सकते थे, खैर वो रख नहीं पाए। लेकिन अब इस पे 2 विकल्प हैं, एक तो इसका कमेटी का किसान जो संगठन है बहिष्कार कर देंगे या इस कमेटी के सामने पेश होंगे। मुझे मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब किसान संगठनों को पी साईनाथ जैसे लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए और वही कमेटी इनके सामने अपने तथ्य रखे, अपने बातचीत रखे। अभी तक क्या चल रहा था कि जब भारत सरकार कहती थी बातचीत में कि काफ़ी किसान संगठन इसके पक्ष में है, हमें उनकी भी बात सुननी होगी, तो एक तरीके से यह मानकर चलना चाहिए कि ये जो कमेटी है ये पक्ष वाले लोगों की एक कमेटी सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। और इस पक्ष वाली कमेटी के सामने अब कृषि संगठनों को 4 लोग ऐसे बिठाने चाहिए जो अपने पक्ष में विचार रखें। क्या पता ये उनको बदल दें और वो इनको बदल पाएं, लेकिन सारी चीज़ें दस्तावेजों में दर्ज हो जाएंगी। और दस्तावेज बोलते हैं दोस्तों, लिखा हुआ कभी मरता नहीं है। इसलिए इस कमेटी का बहिष्कार करने की बजाय पी साईनाथ जैसे लोगों को लेकर 4 लोगों की एक कमेटी बना दो, वो पैरेलल इनके सामने अपनी बातचीत रखती रहे, अपने डॉक्यूमेंट दर्ज कराते रहें। और सबसे बड़ी गलती जो कृषि कौमें करती हैं वो यही होती है कि हम जो संवैधानिक संस्थाओं द्वारा बनाई गई कमेटियां होती हैं इनमें अपनी चीज़ें दर्ज नहीं करवाते हैं। हालांकि अच्छा होता अगर इस कमेटी में बैलेंस्ड लोग होते, 2 पक्ष के होते, 2 विपक्ष के भी होते, बढ़िया रहता। हालांकि अब ये साफ हो ही गया है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने कमेटी का जो फैसला है इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है, वो कोई बातचीत इसमें करने वाले नहीं हैं। और एक तरीके से मैं ये मानता हूँ रणनीतिक रूप से ये ठीक भी है, क्योंकि जब जिस कमेटी से उनको कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है तो उस कमेटी में क्यों जाएं, और आंदोलन कमज़ोर करने की जो कोशिशें हैं वो एक तरीके से वो कोशिशों को ख़त्म करना चाहते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि कमेटी में भी जाना चाहिए और आंदोलन को जारी भी रखना चाहिए। एक बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी मुख्य हिस्सा सुन लेते हैं जो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया किसान संगठनों की तरफ से आई है। इंट्रोड्यूस कर दूं कि आज कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था, जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है, और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी बनाने जा रही है, जिसको हमने आपत्ति की, विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आज फैसला किया है जो हमें मीडिया के जरिए ही पता चला है, अभी तक उसकी कॉपी या उसके बारे में डिटेल्स हमें नहीं मिली है। लेकिन जैसे डॉक्टर दर्शनपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं, और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी, जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है,
तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। अब एक फोटो और देख लीजिए दोस्तों, ये जो फोटो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये एपी सिंह जी का है। आज ये भी छाए हुए थे। आज इनका कहना था कि ये किसानों के वकील हैं। एपी सिंह को हमारी याददाश्त एक्चुअली बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि हमारे सामने सूचनाओं का जो फ्लो है वो बहुत बढ़ गया है, तेज़ी से सूचनाएं बढ़ती रहती हैं। ये जो एपी सिंह जी हैं बहुत ही क्रांतिकारी भाषण दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। पहली बात तो ये किसानों ने कोई वकील बनाया नहीं है इनको, और अगर बहुत सारी याचिकाओं में एक याचिका के ये वकील हो गए हों, लेकिन ये बहुत शाने हैं। मीडिया की फुटेज लेने का इनको बड़ा शौक़ है, और ये जो वकील साहब हैं ये निर्भया जो कांड था उसके जो दोषी थे उनके वकील ये थे। और इनका एक बयान आपको मैं याद दिला दूं, इन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी रात को घर से निकलेगी तो मैं उसको जला दूंगा। वो यही वाले वकील एपी सिंह जी हैं। मेरी इत्तेफाक से एक मीटिंग इनकी हिसार में हुई थी, जब ये खुद को संत रामपाल का जो जेल में बंद हैं कथित संत, उनका वकील बताते हुए बाहर हंगामा कर रहे थे। पूरी मीडिया ने इनको कवर किया, बाद में पता चला कि ये तो कोई वकील थे ही नहीं उनके। तो इस तरह के लोग आंदोलनों में सक्रिय हो जाते हैं, जो खुद को सामने लाते हैं, मीडिया की फुटेज लेते हैं और लोगों का बेवकूफ़ बनते हैं। इनका चर्चा में रहने का एकमात्र मकसद होता है। और अगर आप पूरे सोशल मीडिया के इसकी बात करेंगे तो आपको 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो मोदी जी के या बीजेपी के विरोध में होंगे, और ऐसे 10 लोग ही आपको मिलेंगे जो मोदी जी के पक्ष में बाइट देते रहते हैं। ये 20-30 लोग मिलके पूरे देश का बुद्धू बनाते रहते हैं। इसलिए सूचनाओं के विश्वसनीय स्रोतों पे हमें भरोसा करना चाहिए। और ये जो बयानवीर हैं, जो पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ से बयान देते रहते हैं, इन पे समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और 3-4 जगह से क्रॉस चेक किया कीजिए। सूचना आई व्हाट्सएप पे चेक की नहीं, 2-3 जगह विश्वसनीय स्रोतों से पक्ष के भी विपक्ष के भी चेक करने की कोशिश किया कीजिए। इससे हमारा विजन डेवलप होता है। देश के अन्नदाता उसकी समस्याओं के समाधान की ईमानदार कोशिशें बहुत ज़रूरी हैं। और अब सवाल ये नहीं बचा है कि 3 कृषि कानून ख़त्म होंगे या नहीं। अब सवाल ये है कि देश में किसान बचेगा या नहीं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें दोस्तों। बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी से आप सहमत हैं, या इस कमेटी के पीछे कोई खेल है। आपका नज़रिया क्या है, ज़रूर दें। बातचीत अगर पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश दुनिया की जो बड़ी खबरें हैं उनके साथ जुड़े रहें दोस्तों। हम रोज़ाना 8 बजे मिलते रहेंगे इसी मंच पर 8 PM में। एक चलते चलते आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित जो प्रमुख से सारे लोग हैं, आज इनकी गृह मंत्री जी ने के साथ मीटिंग हुई है अमित शाह जी के साथ। और कृषि आंदोलन को लेकर जो सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई है, इसके कुछ फॉर्मूले उन्होंने ज़रूर दिए होंगे। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि वो किस तरह के फॉर्मूले अमित शाह जी देकर गए हैं। लेकिन फ़िलहाल तो केंद्र ही खुद घिरा हुआ है और उनको भी समाधान निकालना है किसी चीज़ का। मिलते रहेंगे दोस्तों 8 PM में। आज के लिए बस इतना ही। दाल काली है या दाल में कुछ काला है, आप भी बताएं। नमस्कार।